भूल गए हैं या गजा याद है आपको? ईरान की जंग चल रही है और जाहिर तौर पर ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी है, जिस तरह से झुकने पर मजबूर किया है, जिस तरह से शानदार पहले जंग लड़ी और अब डिप्लोमेसी के मैदान में लगातार अमेरिका और इजराइल को पछाड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर यह खुशी होती ही है। अच्छा लगता है कि चलो अमेरिका और इजराइल को किसी ने चुनौती दी, किसी ने औकात दिखाई। लेकिन क्या गजा को भूला जा सकता है? अक्सर मैं प्रोग्राम्स में जाता हूं, बात होती है, कई जगह मौलाना लोग होते हैं और भी लोग होते हैं, उम्मत की बात होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि उम्मत अमीर के लिए तो काम आती है, लेकिन अक्सर गरीब के लिए काम नहीं आती है, चाहे मुसलमानों की उम्मत हो, चाहे हिंदुओं की उम्मत हो, चाहे ईसाइयों की उम्मत हो। और फलस्तीन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फलस्तीन के अगल बगल आप देखिए, जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, एक से एक ऐसे अरब मुल्क हैं जिनके पास इतनी दौलत है, इतनी बेशुमार दौलत है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ताकत है, सब कुछ है, लेकिन 70 सालों से फलस्तीन लगातार तड़प रहा है, लगातार दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक जिंदगी में 4-4, 5-5 बार हिजरत कर ली। कभी यहां से भगाए जाते हैं तो वहां जाते हैं, कभी वहां से भगाए जाते हैं तो यहां आते हैं। और गजा में इस बार जो हुआ वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। इसीलिए मैंने सवाल किया कि क्या आप गजा को भूल गए? हुआ यही कि गजा में जब सीज फायर हो गया, उसके बाद गजा की बातचीत कम हो गई और उसके बाद ईरान वाली जंग शुरू हो गई। तो जाहिर है कि हमारे जैसे लोगों ने भी ज्यादा कंसंट्रेशन ईरान के ऊपर करना शुरू किया, क्योंकि वो जंग बेहद जरूरी थी और है। उस जंग का जो भी रिजल्ट होगा फाइनल, वो दुनिया के फ्यूचर को भी तय करेगा, फलस्तीन के फ्यूचर को भी तय करेगा। इसलिए उस जंग पर ज्यादा ध्यान जाना बिल्कुल लाजिम था और वही हुआ। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? क्या सीज फायर के बाद इजराइल ने गजा को उसके हाल पर छोड़ दिया? क्या जो तमाम सारे प्लान लेकर ट्रंप आया था, गजा में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी हो पाया? क्या गजा के बच्चे चैन से सो पा रहे हैं? क्या गजा की औरतें खुद को महसूस कर पा रही हैं? क्या गजा के मर्द अपना कोई फ्यूचर देख पा रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं जो किसी भी ऐसे इंसान को जो हक परस्त है, जो किसी भी ऐसे इंसान को जो दुनिया के बारे में सोचता है, निश्चित तौर पर परेशान करते हैं। अगर केवल आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल 10 अक्टूबर को जो सीज फायर हुआ था, उसके बाद से अब तक कम से कम 780 फलस्तीनियों को मारा गया है। यानी कहा गया सीज फायर हो गया और उसके बाद भी लगातार हमले जारी हैं और 780 फलस्तीनियों को इस बीच में मार दिया गया। 1,500 से ज्यादा लोगों को घायल किया गया है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि 9 फलस्तीनियों के मारे जाने और 18 फलस्तीनियों के बुरी तरह से घायल होने की खबर आई। अगर टोटल नंबर देखें कि जब से यह जंग शुरू हुई थी 7 अक्टूबर से, तब से अगर देखें तो आंकड़े ये बताते हैं कि 72,553 72,553 फलस्तीनी इस पूरे प्रोसेस में मारे गए हैं और जिनमें बड़ा नंबर औरतों का है, बच्चों का है, आम शहरियों का है, जिनका हमास से कोई सीधा लेना देना नहीं था। मरने वालों में आधे से ज्यादा औरतें और बच्चियां हैं। 38,000 के आसपास औरतें और बच्चियां मारी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की जो प्रवक्ता है सोफिया कैल्टार्प, वो बताती हैं कि तकरीबन रोज 47 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों का मर्डर किया है इजराइल ने और दुनिया खामोश है। ये तो आंकड़े हैं जो नंबर्स में गिनकर आपको बता दिया गया। इसके अलावा अगर आप फलस्तीन को देखते हैं तो 2700 से ज्यादा फैमिलीज का, कुनबों का नाम निशान खत्म कर दिया गया है। यानी पैदा हुए बच्चे से लेकर सबसे बूढ़े आदमी तक उस पूरी फैमिली को साफ कर दिया गया है। अब उस फैमिली का नाम लेवा कोई नहीं है और ऐसी फैमिलीज का नंबर है 2700। कम से कम 40,000 फैमिलीज पर हमला किया गया है और इसमें से 6,000 फैमिली ऐसी हैं जिसमें केवल कोई एक बचा है। कहीं एक बच्चा बचा है, कहीं एक बूढ़ा बचा है, कहीं एक औरत बची है, कहीं एक मर्द बचा है। यानी 2700 फैमिलीज तो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं और 6,000 से ज्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें केवल एक इंसान बचा हुआ है। ये गजा के अंदर हुआ है।
अगर फ्रांचेस्का एल्बनीज जो लगातार फलस्तीन की आवाज उठा रही हैं, यूएन के स्पेशल रिपोर्टर हैं और जिनके खिलाफ अमेरिका ने दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए हैं, वो कहती हैं ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है, जिसमें जानबूझकर पूरी की पूरी फैमिलीज को खत्म किया गया है, जिसमें जानबूझकर घरों को तोड़ा गया है। अगर आप देखेंगे तो 3,72,000 के आसपास घरों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल जमीन पर गिरा दिया गया है। आधे से ज्यादा अस्पताल पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं, जहां पर अब कोई कामकाज नहीं हो रहा, किसी का इलाज नहीं हो रहा, और आधे से ज्यादा स्कूलों को खत्म कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को खत्म कर दिया गया है। शायद ही गजा के अंदर कोई भी ऐसी मस्जिद बची है जो पूरी तरह से साबुत हो, जिसको कोई नुकसान न पहुंचा हो। सड़कें खत्म कर दी गई हैं, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया है, जहां खेतियां होती थी उन खेतों को तबाह कर दिया गया है। जैतून के जाने कितने पेड़ खत्म कर दिए गए हैं, यानी गजा का पूरा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। प्लानिंग तो यही थी कि सबको मार के जमीन को खाली करा लिया जाए और उसके बाद अपने लोगों को बसाया जाए, लेकिन दुनिया भर में गजा के साथ जो लोग खड़े हुए और लगातार गजा पर शोर मचा, उसके चलते इस हद तक जा पाना मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन जिस हद तक इजराइल गया है वो अपने आप में दुनिया के इतिहास में एक काला चैप्टर है, एक ऐसा स्याह चैप्टर है जिसको दुनिया जब भी पढ़ेगी तो ये भी पढ़ेगी कि जब ये जेनोसाइड चल रहा था तो दुनिया के ज्यादातर हुक्मरान खामोश बैठे थे। अरब मुल्कों के हुक्मरान बीच बीच में बयानात भले दे दें, लेकिन कुल मिला जुलाकर खामोश बैठे थे। उनके सीने में कोई लहर नहीं उठी दर्द की, उनकी आंखों में एक बार भी शर्म नहीं उतरी कि उनके बगल में उनके अपने लोग मारे जा रहे थे, खत्म किए जा रहे थे। दुनिया के हर तरीके का जुल्म हो रहा था वहां पर, और ये लोग खामोश बैठे थे। हालात ऐसे हैं कि जेल के अंदर फलस्तीनी मर्दों के साथ जिना हुआ। मैं इससे ज्यादा आपको क्या बोलूं, इससे ज्यादा बोलने में जबान कटती है। असाल्ट हुआ उनके साथ, और जिनके ऊपर आरोप था, जिन आईडीएफ के लोगों के ऊपर आरोप था कि इन लोगों ने इस गलीज हरकत को अंजाम दिया है, उनको हीरो की तरह इजराइल ने पेश किया। उनको पूरी तरह से बचा लिया गया, उनके खिलाफ कोई केस नहीं चला और वो फिर से अपनी अपनी पोस्ट पर बहाल कर दिए गए। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल की कनेसेट एक कानून बनाती है, और उस कानून के तहत जो फलस्तीनी जेलों में बंद हैं इजराइल के, उनको बिना केस चलाए फांसी दी जा सकती है। फलस्तीन के दूसरे हिस्से को अगर देखें, वेस्ट बैंक को देखें, तो वहां के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। स्मॉरिच कहता है कि अमेरिका का हमको पूरा सपोर्ट है और हम वहां के लोगों को लगातार मार कर वहां की जमीनों पर कब्जा करके बाहर से लोगों को लाकर बसा रहे हैं। और ये गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है, कोई इसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। बातें होती रहती हैं, कभी अमेरिका की संसद में, कभी ब्रिटेन की संसद में, कभी कहीं, लेकिन इजराइल के खिलाफ जब कार्रवाई करने की बात आती है तो सब रह जाते हैं। यूरोपीय यूनियन के अंदर स्पेन और दूसरे कई मुल्क ये प्रपोजल लेके गए थे कि इजराइल के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसको कैंसिल किया जाए, लेकिन इटली की मेलोनी और जर्मनी के मर्ज इजराइल के साथ खड़े हो गए और वो ट्रेड डील कैंसिल नहीं हो सकी। मुझे कई बार हंसी आती है कि ईरान के चाहने वाले या ईरान के सपोर्टर जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हैंडल्स हैं, वो मेलोनी को बहुत हीरोइन बनाकर पेश करते हैं कि देखो मेलोनी कैसे फलस्तीनी और ईरानियन लोगों के साथ खड़ी है, भूल जाइए। मेलोनी पूरी तरह से ट्रंप और अमेरिका के साथ खड़ी है। जो एक आध बयानात आते हैं वो यूं ही आते हैं लोकल पॉलिटिक्स के चलते, या फिर बयान तब आया था जब पोप की शान में गुस्ताखी की थी ट्रंप ने। अब पोप बगल में है, बिल्कुल इटली के, वेटिकन सिटी तो एक तरह से इटली के अंदर ही है। तो पोप के खिलाफ जब उन्होंने बोला तो जनता को खुश करने के लिए मेलोनी का बयान जरूर आया, लेकिन गजा या ईरान को छोड़ देते हैं, ईरान पे बात करने वाले बहुत हैं, लेकिन गजा या फलस्तीन पर कभी कोई स्टैंड न मेलोनी ले सकती है, न मर्ज ले सकता है, न डेमोक्रेट्स ले सकते हैं, न रिपब्लिक ले सकते हैं, और न ही इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। अभी हुआ ये कि ब्रिक्स की मीटिंग थी, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स और स्पेशल जो दूत आते हैं
उनकी एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में बताया ये जा रहा है, हिंदू अखबार इस खबर को छाप रहा है कि हिंदुस्तान ने गजा के अंदर जो इजराइल का जेनोसाइड है, जो इजराइल की हरकत है, उसको हल्का करके दिखाने की कोशिश की। जो यूनाइटेड नेशन का 2 नेशन सॉल्यूशन है, जिसमें फलस्तीन की राजधानी, फलस्तीन का कैपिटल कहा गया कि ईस्ट जेरूसलम होगा, उस मामले को दबाने की कोशिश की और कुल मिलाजुलाकर इजराइल के साथ खड़े होने की कोशिश की। तो सोचिए, जो हिंदुस्तान 1947 के बाद से ही फलस्तीन के साथ रहा, वहां का निजाम भी इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। यूरोप और अमेरिका को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हमेशा इजराइल के साथ रहे हैं। उनकी ही शह पर इजराइल इस गुंडागर्दी को, इस जेनोसाइड को अंजाम दे सका है। वेस्ट बैंक से एक खबर आई है, जो नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल है, उसने एक रिपोर्ट दी है जो बताती है कि इजरायली सैनिक और वहां जो सेटलर्स हैं, सेटलर बड़ा अच्छा वर्ड कहा जाता है, ये सेटलर नहीं है, ये कब्जा करने वाले हैं, जो वहां की जमीनों को, वहां के घरों को कब्जा कर रहे हैं, वो फलस्तीनी औरतों के साथ छेड़छाड़, बदतमीजी और जिना का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि औरतें बेइज्जत हों, घर से बाहर ना निकलें और आखिर में उनको घरों और उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया जाए। यही वजह है कि लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही, औरतें नौकरी नहीं कर पा रही। बाकायदा स्कूलों के पास तारों के बाड़ लगा दिए गए हैं और बच्चे तारों के बाड़ के उस तरफ से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये तारों की बाड़ हटाई जाए ताकि हम जाकर अपना स्कूल अटेंड कर सकें। लेकिन फलस्तीन के लोगों के जिंदगी को इजराइल इतना मुश्किल बना देना चाहता है कि वो फलस्तीन छोड़कर चले जाएं, जमीनें खाली कर दें जहां ये अपने लोगों को बसा सके। ये जिद है फलस्तीनियों की कि इतने मुश्किल हालात में भी ना वो अपना घर छोड़ने को तैयार है, ना अपना शहर छोड़ने को तैयार है, ना अपना वतन छोड़ने को तैयार है। दुनिया के हक पसंद लोगों का तो ये फर्ज बनता था कि फलस्तीनियों के साथ खड़े हों, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाले तमाम सारे मुल्क, मैं इस्लामिक मुल्कों की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं फलस्तीन को इस्लाम का मसला नहीं मानता, मैं फलस्तीन को इंसानियत का मसला मानता हूं। इसीलिए होना तो ये चाहिए था कि तमाम बड़े मुल्क फलस्तीन के साथ खड़े होते और इजराइल की गुंडागर्दी को रोकते, लेकिन हुआ ये है कि अवाम भले शोर मचा रही हो, अवाम भले सड़कों पर आ रही हो, हुक्मरान गजा को लेकर तकरीबन पूरी तरह से खामोश है। और अगर ईरान में अमेरिका और इजराइल की चाल कामयाब हो गई होती, ईरान पर इनका कब्जा हो गया होता, तो ये समझिए कि फलस्तीन का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो गया होता। लेकिन ईरान जो इस समय निश्चित रूप से फतहयाब हुआ है, इस जंग में जीता है, वो लगातार फलस्तीन की बात कर रहा है और इसीलिए थोड़ी सी उम्मीद बनी हुई है कि इस समझौते के बाद ईरान फलस्तीन पर खास ध्यान देगा और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो प्लान बनाया है, उस प्लान के हिसाब से भी और उस प्लान के अलग से भी फलस्तीन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अब उस प्लान का जहां तक सवाल है तो आप समझिए कि 10 साल लगेंगे, अगर कोई और हमला ना हो तो गजा को दोबारा बनाने में 10 साल लगेंगे और 71.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी। अब ये पैसे जो आने थे वो ज्यादातर अरब मुल्कों से आने थे, लेकिन ये जो जंग हुई है उसमें अरब मुल्कों के भी हाल खराब हुए हैं, उनकी इकॉनमी भी तबाह हुई है। सऊदी अरबिया की इकॉनमी के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे हालात नहीं है। इसमें एक डर है कि क्या ये जंग खत्म होने के बाद अरब मुल्क उस हद तक पैसे दे पाएंगे जिस हद तक उन्होंने वादे किए थे। अगर नहीं दे पाएंगे तो ये समझिए कि गजा में रीडेवलपमेंट का काम और ज्यादा देर होगा। और इजराइल के बारे में आप जानते हैं, वो अभी भी कह रहा है कि गजा पर हम नए हमले करेंगे। वो कभी नहीं चाहेगा कि गजा के अंदर रीडेवलपमेंट हो और ट्रंप इजराइल के कहे से बहुत आगे जाएगा नहीं। इसलिए हालात बहुत खराब हैं, उम्मीदें बहुत कम हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि सारी बातें करते हुए गजा पर भी लगा